हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का साइकोलॉजी मानव विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे न्यू पैटर्न एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है अनुपालन क्या है। अनुपालन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। जब मानव का व्यवहार या क्रिया किसी ऐसे अनुदेश या आदेश के प्रति प्रदर्शित किया जाता है जो किसी आप्त व्यक्ति जैसे माता पिता, अध्यापक या पुलिसकर्मी द्वारा निर्गत होता है, तब इस व्यवहार को अनुपालन व्यवहार कहते हैं। यानी कि किसी ऐसा व्यवहार जो किसी एक व्यक्ति द्वारा है सो समाज के लिए अच्छा कार्य किया जाता है। जैसे पुलिसकर्मी के लिए पुलिस है सो कोई समाज के लिए अच्छा काम करता है, अध्यापक है सो पढ़ाकर किसी बच्चे का भविष्य अच्छा करता है, और माता पिता अपने बेटों को अच्छा शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार समाज के लिए अच्छा शिक्षा देना अनुपालन कहलाता है। यह इसका आगे देख लेते हैं। यह बहुधा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति के मन में यह भय रहता है कि आज्ञा की अवहेलना करने पर किसी प्रकार दंड मिल सकता है, और जो एक माता पिता के द्वारा जो शिक्षा मिलता है और अध्यापक के द्वारा जो मिलता है और पुलिसकर्मी द्वारा जो समाज का कार्य किया जाता है, ये तीनों से देख सकते हैं आप लोग, तीनों से अपने आप ऐसे डर महसूस होता है कि हाँ ये काम अगर नहीं करेंगे, अध्यापक बोले हैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ जाकर स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे पिटाई बजेगा। तो इसी कारण है सो यह दंड मिलने के कारण है सो यह काम करते हैं। यह परिस्थितियों में व्यक्ति की ऐसी अवधारणा होती है कि अमुक आप्त व्यक्ति का आदेश का पालन उसके लिए हितकर होता है, अतः उसे आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और जितना भी व्यक्ति है जैसे माता पिता, अध्यापक, पुलिसकर्मी और बहुत सारे ऐसे समाज सेविक लोग हैं, उसका पालन करना अनिवार्य होता है आज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, विभ्रम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। मनोविकलता के रोगी का प्रधान लक्षण विभ्रम है। मनोविकलता के रोगी का प्रधान लक्षण विभ्रम है। इससे ग्रस्त रोगियों में अनेक प्रकार के विभ्रम देखे जाते हैं। इससे जो मनोविकलता के रोगी होते हैं, इससे ग्रस्त व्यक्तियों का अनेक प्रकार के विभ्रम देखे जाते हैं। फिर उनमें संरक्षण की प्रधानता रहती है। मनोविकलता का रोगी ऐसा अनुभव करता है कि उसे भगवान या किसी अल्पकालीन व्यक्ति की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। जो मनोविकलता के रोगी होते हैं उसे अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि उसे मतलब अपने खुद में महसूस होता है कि हम भगवान या किसी काल्पनिक लोगों या किसी काल्पनिक विचार के बारे में उसका आवाज़ सुनते हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी वह भगवान की आवाज़ को सुनता है और चिल्लाता है। जो कभी मनोविकलता के लोग होते हैं, रोगी लोग, वह कभी कभी भगवान की आवाज़ सुनते हैं और कभी कभी चिल्लाने लगते हैं। रोगी यह भी समझता है कि सभी लोग उसके दुश्मन हैं और जहर देकर मारना चाहते हैं। खाने में उसे कोई स्वाद नहीं मिलता है और वह आसपास दुर्गंध से संशंकित रहता है। यानी कि कहा जाए कि जो मनोविकलता की जो रोगी होते हैं वह लोगों से बहुत डरते हैं कि उन लोग को दुश्मन समझते हैं। उसको लगता यह है कि यह जहर डालकर हमें मार देगा, इसीलिए वह लोगों से बहुत डरते हैं और उसे अपने खाने में स्वाद महसूस नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिभाशालिता क्या है। प्रतिभाशालिता क्या है, तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। प्रतिभाशाली शब्द अंग्रेजी के गिफ्टेड शब्द का हिंदी अनुवाद है। प्रतिभाशाली शब्द है सो अंग्रेजी के गिफ्टेड शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसका तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो उपहार या व्यवहार विशेष रूप से
असाधारण योग्यता या बुद्धि से संपन्न है। प्रतिभाशालिता को नैतिक, दैहिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, मानव जाति के सौंदर्य जीवन सहित किसी भी तरह के सार्थक मानवीय प्रयास की धारा में श्रेष्ठ योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि इसे अपने शब्दों में बोला जाए तो प्रतिभाशालिता उसे बोल सकते हैं जो किसी व्यक्ति में उसके अंदर असाधारण योग्यता, बुद्धि और बहुत सारे ऐसे उसके अंदर जो लक्षण हो, जैसे भावनात्मक लक्षण हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, तो इस प्रकार के लक्षण हो तो उसे प्रतिभाशालिता कहते हैं। यानी वो किसी भी प्रकार से वह किसी भी कार्य को करने में वह सक्षम हो तो उसे ही प्रतिभाशालिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, मनोचिकित्सा का अर्थ क्या है? मनोचिकित्सा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। रुग्ण व्यक्तियों के स्वास्थ्य में पुनर्लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को चिकित्सा या उपचार कहते हैं। जो बीमार व्यक्ति होते हैं, रोगी व्यक्ति होते हैं, उसके स्वास्थ्य में पुनर्लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को चिकित्सा या उपचार कहते हैं। यानी कि बीमारी व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य को ठीक करने की प्रक्रिया जो होता है उसे चिकित्सा या उपचार कहा जाता है। तथा चिकित्सा के लिए जो प्रणाली या प्रविधि उपयोग में लाई जाती है उसे उपचार की प्रविधि कहते हैं। और जब चिकित्सा के समय जो भी प्रणाली की प्रयोग होता है उसे ही उपचार प्रविधि कहते हैं। मानसिक रोग अथवा संवेदनात्मक उपद्रवों के दशम हेतु प्रायः मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ उपयोग में लाई जाती है। यानी बीमारी को ठीक करने में बहुत सारे वैज्ञानिक पद्धतियाँ भी लाई जाती है, उपयोग की जाती है, जिसे मनोचिकित्सा कहते हैं, जिसे हम लोग मनोचिकित्सा कहा जाता है। अतः मनोचिकित्सा की परिभाषा यह कहकर दी जा सकती है कि यह संवेदनात्मक उपद्रवों से ग्रसित रोगी और उनके संवेदनात्मक उपद्रवों की अवस्था को दूर करने हेतु प्रशिक्षित एवं पेशेवर चिकित्सा के बीच होने वाली पारस्परिक बातचीत की प्रविधि है। यानी कि हम लोग मनोचिकित्सा उसे भी बोल सकते हैं जो अपने भाषा में कि संवेदनात्मक उपद्रवों से ग्रसित रोगों, उनके संवेदनात्मक उपद्रव की अवस्था को दूर करने की जो प्रशिक्षित एवं पेशेवर चिकित्सा के बीच होने वाली जो पारस्परिक बातचीत होती है उसे ही मनोवैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, यानी मनोचिकित्सा कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर समझ गए, जो था मनोचिकित्सा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षा कौशल से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। साक्षात्कार कर्मचारी चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभ्यर्थी के कौशल, ज्ञान, योग्यता, मनोवृत्ति, अभिरुचि आदि का एक ही साथ मूल्यांकन करने में सक्षम हो। साक्षात्कार जो कर्मचारी चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति का कौशल, ज्ञान, योग्यता, मनोवृत्ति, अभिरुचि सभी को एक ही साथ मूल्यांकन करने में सक्षम हो। इसका आगे हम लोग देख लेते हैं। कर्मचारी चयन की यह तकनीक अभ्यर्थी में कार्य की मांग एवं अपेक्षाओं के अनुरूप वांछित योग्यता एवं क्षमता का मूल्यांकन करती है। कर्मचारी चयन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी और साक्षात्कारकर्ता के बीच आमने सामने प्रत्यक्ष पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता एवं क्षमता का बेहतर मूल्यांकन हो जाता है। यही कारण है कि कर्मचारी चयन में साक्षात्कार का उपयोग अत्यधिक प्रचलित हो गया है। यानी कि बोला जाए तो कर्मचारी चयन होता है कर्मचारी चयन, उसके तकनीकी अभ्यर्थी में कार्य की मांग एवं अपेक्षाओं के अनुरूप वांछित योग्यता एवं क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। उसे कर्मचारी चयन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी और साक्षात्कार के बीच आमने सामने प्रत्यक्ष पारस्परिक अंतर्क्रिया होती है,
जिसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता एवं क्षमता का बेहतर मूल्यांकन हो जाता है। यानी कि अपने शब्दों में बोला जाए तो परीक्षा कौशल उसे हम लोग कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति का कौशल, ज्ञान, योग्यता, मनोवृत्ति, अभिरुचि यानी जितना प्रकार का जो आंतरिक योग्यता होता है उसे सो मूल्यांकन करना पड़ता है, उसे ही परीक्षा कौशल कहते हैं। किसी भी एग्जाम में है सो मूल्यांकन होता है इन सभी चीज़ों को, उसे ही परीक्षा कौशल कहा जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संदर्भ में बुद्धि के स्वरूप का उल्लेख करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में मानवीय क्षमता के परिप्रेक्ष्य में बुद्धि के स्वरूप या स्वरूप पर गंभीरता से विचार किया गया है। भारतीय चिंतन परंपरा में मानवीय क्षमता की परिप्रेक्ष्य में बुद्धि के स्वरूप का गंभीरता से विचार किया गया है। संस्कृत भाषा में बुद्धि के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सामान्यतः निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है संकल्पनाओं एवं सामान्य अवधारणाओं का निर्माण करने और उनके स्मृति में बनाए रखने की मानसिक शक्ति तथा उत्साह। सेकेंड है तर्क, मानसिक विभेद की क्षमता एवं निर्णय की शक्ति। और थर्ड है प्रत्यक्ष ज्ञान, परिज्ञान, बोध एवं समझ। और यहाँ पे फोर है आत्मज्ञान, विवेक, संकल्प शक्ति एवं इच्छा। और पांचवा है कौशल एवं प्रत्युत्पन्न मति। और इसके आगे देख लेते हैं भारतीय चिंतन परंपरा में बुद्धि की अवधारणा में केवल संज्ञानात्मक ही नहीं वरन जीवन के भावनात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक पक्ष भी शामिल है। अर्थात बुद्धि की विशेषता ज्ञान, विभेदन एवं निर्णय की क्षमता ही नहीं बल्कि इसमें निश्चय, मानसिक प्रयास एवं अनुभूति एवं विचार जैसी विशेषताएं भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर समझ गए, जो क्वेश्चन था भारतीय संदर्भ में बुद्धि का स्वरूप का उल्लेख करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकार क्या है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकार क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं दी गई है उसे नागरिकों का अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा जो नागरिकों को जो सुविधा दी गई है उसे हम लोग नागरिकों का अधिकार कह सकते हैं। सेकेंड है दूसरे शब्दों में इसे मौलिक अधिकार कहा जा सकता है। यानी कि जो संविधान द्वारा जो नागरिकों को जो सुविधा दी गई है उसे हम लोग दूसरे शब्दों में हम लोग मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। इसके आगे देख लेते हैं मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। यानी कि मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यक और महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जा सकता है जिनके बिना नागरिक अपना जीवन विकास नहीं कर सकते। जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो समाज में आवश्यक समझे जाते हैं उसे ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, परंतु 24वें संशोधन के बाद 6 तरह के मौलिक अधिकारों को प्राप्त है। परंतु ऐसो संविधान के 44वें संशोधन में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। ये अधिकार है तो हम लोग देख लेते हैं 6 प्रकार के कौन कौन सा है। सो पहला है
समानता का अधिकार, पहला कौन सा है, समानता का अधिकार। सेकेंड में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। थर्ड है स्वतंत्रता का अधिकार। फोर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 5 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार पढ़े हैं सो यही है, समानता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 6 नंबर में हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया साक्षात्कार की क्या विशेषताएं हैं। साक्षात्कार की क्या विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक कौशल के अंतर्गत आता है। साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक कौशल के अंतर्गत आता है। इसमें आमने सामने की प्रक्रिया होती है। इसमें आमने सामने की प्रक्रिया होती है। साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाले के बीच आमने सामने का संबंध होता है। आमने सामने का संबंध होता है। साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रश्न करता है। इस प्रकार का उत्तर साक्षात्कार देने वाला सोच समझकर देता है। इस प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है और उसी के अनुसार मनोवैज्ञानिक चिकित्सक समस्या से ग्रस्त व्यक्ति का उपचार अच्छी तरह से करता है। परिणाम स्वरूप समस्याओं का समाधान होता है। ये सारी साक्षात्कार की विशेषताएं हैं। यानी कि जितना प्रकार हम लोग यहाँ पे देखें सभी साक्षात्कार की समस्या जो है उसकी विशेषताएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे आहार से आप क्या समझते हैं। अच्छे आहार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। अच्छा आहार उसे कहा जाता है जो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करे। अच्छा आहार उसे हम लोग कह सकते हैं जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करे, जो शरीर तथा बुद्धि के विकास और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। जो हमारे शरीर और बुद्धि का विकास के लिए लाभदायक हो उसे ही अच्छा आहार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वह आहार जो शरीर के रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर की हजारों बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, एक अच्छा संतुलित आहार कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो जितने प्रकार की बीमारियां होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसी जिस भोजन से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए जो हमारा भोजन पौष्टिक आहार मिलता है उसे ही हम लोग संतुलित आहार बोल सकते हैं, यानी अच्छा भोजन बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है हरित गृह क्या है। हरित गृह क्या है, तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना है जिसमें मुख्य रूप से पारदर्शी सामग्री जैसे कांच की दीवारें और छत बनाई जाती है। ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना है जिसमें मुख्य रूप से पारदर्शी सामग्री जैसे कांच की दीवारें और छत बनाई जाती है, जिसमें विनिमय जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता वाले पौधों को उगाया जाता है। ये संरचना छोटे सेट से लेकर औद्योगिक आकार की इमारतों तक होती है। ठंड के मौसम में अपनी सामग्री की रक्षा करते हुए सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाले ग्रीन हाउस के बाहरी तापमान से काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर समझ गए। जो क्वेश्चन था हरित गृह क्या है। तो इस प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।